हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 7 मार्च और 7 मार्च से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि भारतीय सेना कर्मियों के वेतन खाते को संभालने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया गया। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसके साथ में भारतीय सेना के कर्मियों का वेतन खाते को संभालने के लिए समझौता हुआ है। तो यहां से आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में अब जो वेतन खाता है, जो कि इंडियन आर्मी के लोगों का, कर्मियों का जो वेतन खाता है, उसके लिए अब समझौता किया गया है। तो पूरी जानकारी पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे हम बात करते हैं कि ये जो समझौता है ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में हुआ है। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो उन कोटक महिंद्रा बैंक की भारत में कुल 1603 शाखाएं हैं। अभी तक कुल 1603 शाखाएं हैं। और अगर हम बात करें कि कितने एटीएम है पूरे भारत में, तो कोटक महिंद्रा बैंक के कुल 2573 एटीएम से अभी तक, जो कि भारत में, पूरे भारत का यह आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसके बारे में बात करते हैं और आगे चर्चाएं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में समझौता किया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के अगर हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, तो सीईओ की बात करें, तो वे है उदय कोटक, यानी कि उदय कोटक जो है वे कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि किसके द्वारा बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा अब ये जो बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर है ये लॉन्च किया गया है। तो यहां से इस प्रश्न का आंसर होगा कि HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, यानी कि यहां से इसका ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही होगा। तो इसके बारे में जानकारियां पढ़ते हैं कि अब HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने ये सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो वित्तीय संस्थान है उन सभी वित्तीय संस्थानों और बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसको सुरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है HDFC ERGO के द्वारा, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, रितेश कुमार। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये जानकारी हमने इसके बारे में पढ़ ली है। इसके बाद में इसकी टैगलाइन की बात करें तो टेक इट इजी, इसकी टैगलाइन है टेक इट इजी। इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो भारत संविधान वर्चुअल सम्मेलन 2021 जो है इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये जो भारत संविधान वर्चुअल सम्मेलन हुआ है 2021, इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बात करते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व तो नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन अगर हम बात करें कि स्वीडन के साथ में ये हुआ है ना सम्मेलन, तो स्वीडन का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इसका जो प्रतिनिधित्व किया है स्वीडन की तरफ से वो किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच में, कि 2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच में यह 5वीं बातचीत है। इसका मुख्य विषय कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे विषय थे जिनके ऊपर इन्होंने चर्चा करी है, तो इसका विषय रहा है लोकतांत्रिक संबंध, कानूनों के शासन, बहुलवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार। ये सारे ऐसे विषय थे जिन मुख्य विषयों के ऊपर अब चर्चा करी गई थी। तो ये जानकारियां यहां से मिली है। अब देखिएगा कि स्वीडन के देश के साथ में ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। तो स्वीडन के बारे में अगर हम बात करें, स्वीडन की राजधानी कहां है, स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा कौन सी है, क्रोना। और प्रधानमंत्री के बारे में हम बता चुके हैं स्टीफन लोफवेन। तो ये सारी जानकारी हमने उसके बारे में बताई है आपको। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो इसका सफलतापूर्वक
जो प्रशिक्षण किया गया है इसके किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रशिक्षण किया गया है डीआरडीओ। डीआरडीओ की हिंदी में फुल फॉर्म होती है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है ये डीआरडीओ की हिंदी में फुल फॉर्म है। पूरी जानकारियां पढ़ते हैं कि कहां से किया है इसका। तो इसका आयोजन किया गया है ओडिशा के चांदीपुर रेंज से। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। इससे पहले एसएफडीआर के 2017, 18, 2019 में भी इसके सफल परीक्षण कर लिए गए थे, लेकिन अब इसका परीक्षण 2021 में भी किया गया है। अब डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ के बारे में भी कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके फुल फॉर्म पढ़ते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो डीआरडीओ के फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप लोगों के सामने पहुंची। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 का, क्योंकि पिछले वर्ष का जो पुरस्कार है वो इस वर्ष में दिया जाता है, तो 2020 का जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से बिल्कुल एकदम सटीक होगा। तो इसके लिए ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। थोड़ी और जानकारियां बढ़ते हैं इसकी तरफ। जैसे कि उनकी कौन सी रचना के लिए दी गई है? तो उनकी रचना थी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। ये उनकी रचना का नाम है। इस रचना के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। बात करते हैं कि ये रचना जो थी 2016 में, यानी कि 4 वर्ष पहले प्रकाशित करी गई थी, जिसके लिए उन्हें अब बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं बिहारी पुरस्कार के बारे में। तो देखिएगा, पहले तो तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य उनकी रचना थी जिनके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि जो बिहारी पुरस्कार है इसकी इनामी राशि कितनी है? तो इसकी इनामी राशि होती है 2,50,000 रुपए। स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी पुरस्कार की जो स्थापना थी वो करी गई थी। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष, हर वर्ष दिया जाता है। किसके लिए? राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। राजस्थानी लेखकों को बिहारी पुरस्कार दिया जाता है कि पिछली जो 10 वर्ष हैं, इन 10 वर्षों में या तो हिंदी या फिर राजस्थानी भाषा में जो कुछ भी लिखा है उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे आज के 5 प्रश्न पूरे हुए। अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि रेडिट के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? रेडिट के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आपने अपना सही जवाब आंसर में करके बताना है। जिसके बाद में बढ़ते हैं कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसकी तरफ। तो कल हमने प्रश्न पूछा था कि किस राज्य ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मंजूरी दी है? तो आप लोगों के एकदम सटीक आंसर रहे कि आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है कि किस राज्य में कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा करी गई? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा करी गई है? तो अब ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य है गुजरात। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से एकदम सटीक होगा। तो यहां से ये जानकारी हमने पढ़ ली है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी जानकारियां और, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मुख्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना, क्योंकि जो कृषि से संबंधित जो आंकड़े हैं उनका पूरी तरह से जानकारी, उन पूरे आंकड़ों को पेश करना, उनको सटीक रूप से सामने लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और देश भर में प्रति 5 वर्षों में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। तो अगर 5 वर्षों में आयोजित की जाती है तो आखिरी बार कब करी गई थी? तो आखिरी बार 2015-2016 में ये जनगणना जो थी ये आयोजित करी गई थी। तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिली। इसके बाद अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न कि वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने स्वतंत्रता स्कोर जारी किया है। इसमें भारत का कितना स्कोर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का इसमें स्कोर रहा है 67, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। लेकिन पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, पिछले आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत के स्कोर था 71, यानी कि अब की बार भारत के
4 नंबर कम मिले हैं, 4 स्कोर भारत का कम रहा है। पूरी जानकारियां पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि मुक्त देश को यह स्कोर 100 दिया जाता है कि अगर ये थिंक टैंक की रिपोर्ट होती है, ये अगर 100 नंबर देता है तो 100 नंबर का मतलब है कि ये देश स्वतंत्रता स्कोर में मुक्त देश है। और भारत की रैंकिंग 211 देशों में 88 से गिरकर कितनी हुई है, 83 हुई है। यानी कि भारत की पिछली बार जब 71 स्कोर था तब भारत की रैंकिंग 88 थी, लेकिन अब 67 स्कोर होने के पश्चात भारत की रैंकिंग जो है वो गिर के 83 नंबर हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं कि दुनिया के सबसे मुक्त स्वतंत्रता स्कोर वाले देश कौन कौन से हैं। तो सबसे आगे फिनलैंड है, दूसरा नॉर्वे, तीसरा कौन सा है, स्वीडन। लेकिन अगर हम सबसे नीचे वाले स्थानों की बात करें, सबसे कम मुक्त देश की बात करें, तो सबसे कम है तिब्बत और उसके बाद है सीरिया। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है कि ड्रोन अनुसंधान के लिए केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो ड्रोन अनुसंधान के लिए जो केंद्र खोला गया है, ये किसके द्वारा खोला गया है, ये खोला गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका एकदम सही होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, आईआईटी रुड़की ने के द्वारा केंद्र खोला गया है। तो आईआईटी रुड़की के बारे में हम बात करते हैं, तो आईआईटी रुड़की जो है इसके बारे में ये जानकारी रहेगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है, अजीत कुमार चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहां से मैं देता हूं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 की तरफ कि कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश कौन सा बना। तो पहला देश जो बना है वो बना है जिम्बाब्वे। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से एकदम सही रहेगा। तो जिम्बाब्वे ऐसा देश बना है जिसने कि ये अधिकृत किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न, अगला अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा पंचायती राज दिवस मनाया गया है। पंचायती राज दिवस जो है वो कौन से राज्य ने मनाया है। तो ये मनाया है ओडिशा के द्वारा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसके द्वारा अब ये पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया गया। तो पूरी जानकारी आपके लिए यहां से मिली। अब आज की वीडियो की जो जानकारियां थी वो मैं आपके लिए ले आया हूं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिएगा कि ओडिशा सरकार के द्वारा 6 मार्च को पंचायती राज दिवस मनाया गया है। और अगर हम बात करें पूर्व नेता बिजू पटनायक की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए यह मनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजू पटनायक जो है उन्होंने जमीनी स्तर तक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसलिए उन्हें पंचायती राज दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आज की वीडियो से मिलती है। उसके बाद आपको पता है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जरूर खोज लीजिएगा, सारी बातों को पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आ रही है, करंट अफेयर्स के सीजन पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।